हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज से हम ज्योमेट्री के अंदर सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम वृत्त के नाम से जानेंगे। आज की इस डे 1 क्लास में हम सर्कल के जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जैसे कि परिधि जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, त्रिज्या जिसको हम रेडियस कहते हैं, व्यास जिसको हम डायमीटर कहते हैं, जीवा जिसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो जो भी बेसिक बातें हैं इन टर्मिनोलॉजी को लेकर उसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे आज की इस क्लास में। उसके बाद सवाल भी हम करेंगे। ठीक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है वो चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जो 2025 में होने वाले हो, चाहे एसएससी, रेलवे, व्यापम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं ये ज्योमेट्री का सीरीज। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री के जितने भी क्लासेस होंगे इसका क्लास पीडीएफ नोट बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा, आपको आप चेक कर लीजिएगा और जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोट्स पीडीएफ है, क्लास नोट्स पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम सर्कल को, सर्कल कैसे बनता है, ठीक है, उसकी परिधि, उसकी त्रिज्या, उसके व्यास, जीवा, ये सब के बारे में बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि कोई भी सर्कल जिसको हम वृत्त के नाम से जानेंगे, तो कोई भी सर्कल कैसे बनेगी, कैसे बनाई जाएगी सर्कल, ये बात मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए आपका। मैंने कहा कि एक निश्चित बिंदु आप मान लीजिए जिसको आप कहेंगे फिक्स्ड पॉइंट। यहां पे उस फिक्स्ड पॉइंट का नामकरण किया गया है सर ओ। तो इस निश्चित बिंदु ओ से समान दूरी पर स्थित ऐसे बहुत सारे बिंदुएं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ सर, बात तो सही है। मैंने कहा एक फिक्स्ड पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को जो एक निश्चित बिंदु से इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे मौजूद है, इन पॉइंट्स को आपस में आप मिला दीजिए, आप पाएंगे एक पथ बनेगा सर, जिसको हम कहेंगे बिंदुओं का बिंदु पथ। ठीक है, जिसको हम कहेंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट्स लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सर्कल। तो यहां पे जो एक निश्चित बिंदु O बोला था, इस निश्चित बिंदु O से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ बन रहा है ना भाई साहब, यही तो है सर्कल, जिसको हम वृत्त के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से कोई भी सर्कल बनाई जाती है, समझ आई होगी ये बात। ठीक है, अगर हम इस फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो द फिक्स्ड पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो निश्चित बिंदु O आपने मान के रखा हुआ था ना, इसी को तो हम कहेंगे वृत्त का केंद्र। ठीक है जी, अगर हम कहें परिधि, मतलब वृत्त की परिधि, या फिर हम कहेंगे सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर हमने जो निश्चित बिंदु O से बहुत सारे बिंदुएं ऐसे मान के रखा हुआ था, ठीक है, तो इन बिंदुओं को मिलाने से जो पथ बना है, जिसको हम बिंदु पथ कह रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होगी ना, इसी को कहा जाएगा भाई साहब वृत्त की परिधि। वृत्त की बिंदु पथ की लंबाई वृत्त की परिधि कही जाएगी। द लेंथ ऑफ द लोकस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। जस्ट लाइक एक तार मानिए आप, ठीक है, एक सीधा तार है, उसकी कुछ न कुछ लंबाई होगी। अब उस तार को आप मोड़कर सर्कल का शेप दे दिए, तो भाई साहब तार की लंबाई में कोई बदलाव थोड़ी ना होगी, शेप बदल गया। पहले वो स्ट्रेट था, सीधा था बिल्कुल, अब उसको आपने सर्कल के फॉर्म में ऐसे मोड़ दिया, तो तार की जो लंबाई है, अगर मैं ऐसा कहूं, या फिर उस तार को सर्कल के फॉर्म में मोड़ने के बाद उसकी जो लंबाई है, बात एक ही है। तो वैसे ही है भाई साहब, ये तार को आपने सीधा था, उसको ऐसे सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया जाए, तो तार की लंबाई या फिर यहाँ पे जो बिंदु पथ की लंबाई बोल रहा है, यही तो है वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो अगर हम इस सरकमफ्रेंस की लेंथ को कैसे मापे, या फिर परिधि की लंबाई को कैसे मापे, या फिर इस बिंदु पथ की लंबाई को हम कैसे मापे, इस तरह से बात करें तो भाई साहब हम बोलेंगे 2πr से। तो आप इसीलिए कहते हैं कि किसी भी वृत्त की जो परिधि होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है, वो 2πr के बराबर होता है। जहां पे जो r है,
ये उस सर्कल का रेडियस कहा जाएगा, उस वृत्त का त्रिज्या कहा जाएगा। ठीक है जी। और ये त्रिज्या कुछ नहीं भाई, यहाँ पे जो समान दूरी आपने कहा था ना, निश्चित बिंदु O से समान दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदु बात किए थे, तो ये जो समान दूरी है ना, इसी का नाम तो है रेडियस। समझ पा रहे हैं क्या? जिसको हम कहेंगे त्रिज्या। इसको और बेहतरीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इधर आइए। जब हम कहते हैं त्रिज्या, जिसको कहेंगे रेडियस, ठीक है, तो किसी भी वृत्त के केंद्र और उस वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो बिंदु पथ बन रहा था, जिसको मैं कह रहा हूं लोकस ऑफ द पॉइंट्स, मतलब इस पथ में ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं सर। या फिर मैं ये कहूं क्या, इसी बिंदु पथ को तो मैं परिधि बोल रहा हूं, सरकमफरेंस कह रहा हूं। तो भाई साहब, इस सर्कल के सरकमफरेंस में बहुत सारे बिंदु मौजूद हो सकते हैं। मान लिया कोई बिंदु ये, ठीक है जी। अच्छा, और इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यही तो कही जाएगी त्रिज्या, उस वृत्त का त्रिज्या। यही बात यहाँ पे डिफाइन किया गया है। समझ पाए क्या बात? ओके, ठीक है दोस्तों। तो एक सर्कल बनाने की बात करें, सर्कल कैसे बनाया जाएगा, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। सर्कल के रेडियस के बारे में बहुत अच्छे से समझा, साथ के साथ सर्कल के सरकमफरेंस के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ चुके हो, जिसको आप परिधि के नाम से जानते हो। जैसे मैंने कहा कि ये सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल है, वृत्त की परिधि है। ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है। अच्छा, और ये है उस वृत्त का सेंटर। दोनों के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे सर यही तो सर्कल की रेडियस कही जाएगी, वृत्त की त्रिज्या कही जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ऐसा है कि हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन एनी सर्कल, मतलब एक वृत्त के अंदर कितने त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए अनंत, अनगिनत त्रिज्याएं खींचे जा सकती हैं सर एक वृत्त के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि वृत्त के सरकमफरेंस पर बिंदुओं की संख्या अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे अनगिनत संख्याएं होंगे सर बिंदुओं की, जो वृत्त के परिधि या वृत्त के सरकमफरेंस पर मौजूद होंगे। ठीक है जी। अब इन सभी बिंदुओं की दूरी आप देखोगे सेंटर से, तो इसी को तो हम क्या कहते हैं सर? इसी को तो हम रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए? तो एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक, अगर मैं कहूं कि त्रिज्या का आप डबल कर दीजिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये है वृत्त की त्रिज्या 8, ठीक है। अच्छा सर, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, ये 8, तो मैंने डबल कर दिया क्या वृत्त की त्रिज्या? तो इसको कहा जाएगा सर व्यास, जिसको हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, तो वृत्त का जो व्यास होता है ना, ये त्रिज्या के दोगुनी के बराबर होता है। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, ये व्यास के आधे के बराबर होती है। ठीक है, जो रेडियस होंगे वो डायमीटर के आधे के बराबर होते हैं सर। तो अगर मैं ये समझ चुका हूं कि एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, तो भाई साहब एक वृत्त के अंदर व्यास कितने खींचे जा सकते हैं? तो आप कहेंगे अनंत, क्योंकि त्रिज्या का डबल करने से व्यास बनता है। ठीक है, ये त्रिज्या है। अच्छा, तो भाई त्रिज्या का डबल किया, व्यास बना कि नहीं? ये त्रिज्या है, इस त्रिज्या का डबल किया, व्यास बना कि नहीं? ये त्रिज्या है, इस त्रिज्या का डबल किया, व्यास बना कि नहीं? तो एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं, एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास खींची जा सकती है, अनगिनत त्रिज्याएं, अनगिनत व्यास खींची जा सकती है। खोपड़ी पे बिठा लो इस बात को। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, त्रिज्या समझ चुके हैं, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, ये भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगला जो टर्म आने वाला है, जिसको हम कहेंगे जीवा, जिसको अंग्रेजी में हम कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा, व्यास की बात करें तो इसको हम अंग्रेजी में डायमीटर के नाम से जानते हैं। तो जीवा और व्यास दोनों को हम एक साथ कंपैरिजन करते हुए स्टडी करेंगे। यहां से बहुत सारी कंसेप्चुअल बातें आप सीखेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आने वाले समय में, जब मैं सर्कल की डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करूंगा। साथ के साथ मैं डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जीवा और व्यास से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल बातें आप सीखने जा रहे हो, तो पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन में लगाने की जरूरत है। ओके, जब हम कहते हैं जीवा,
तो एक रेखाखंड है जो वृत्त की परिधि पर स्थित इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। तो मैंने कहा वृत्त की परिधि है ये, अच्छा सरकमफ्रेंस जी, तो वृत्त के सरकमफ्रेंस पर मौजूद कोई भी दो पॉइंट लीजिए आप, उसको मिलाने वाली एक रेखाखंड, वही है जीवा। समझे क्या बात? जैसे कि यहाँ पे सरकमफ्रेंस पर मौजूद I और J, G और H, A और B, E और F, C और D, ठीक है। तो कोई भी दो बिंदु को मिला दीजिए आप, जैसे कि मैंने कहा I से J को मिलाया, रेखाखंड बना, ठीक है। यही रेखाखंड तो जीवा कही जाएगी, कॉर्ड कही जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या? जैसे कि GH, AB, EF, CD, ये सब क्या है? जीवाएं हैं। जैसे मैंने कहा कि G को मैंने मिला दिया F से, ये लो भाई, सर ये भी जीवा कही जाएगी? हाँ भाई हाँ, कोई भी दो बिंदुएं जो कहां मौजूद हो, सरकमफ्रेंस, उसको मिला दो, जो रेखाखंड बनेगा वो क्या कहा जाएगा? जीवा। मैंने कहा कि आप ना I से D को मिला दो, तो सर ये भी तो जीवा है। हाँ बिल्कुल जीवा है, ठीक है। अच्छा वैसे इधर भी देख सकते हो, एक्स वाई को मिलाया, वी डब्ल्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया, टी यू को मिलाया, आर एस को मिलाया, तो ये सारे के सारे क्या है? जीवाएं हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे के एल, पी आर, एम एन, क्यू टी, यू वी, ये सारे के सारे क्या है? जीवाएं हैं। लेकिन जब हम व्यास की बात करते हैं तो बिल्कुल जीवा की तरह हम व्यास को डिफाइन करेंगे, लेकिन कुछ तो डिफरेंट होगा ना। कैसे? एक रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। तो भाई साहब वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है उसको जीवा कहा था हमने। लेकिन वो रेखाखंड अगर केंद्र से होकर गुजरता हो तब हम उसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप ए बी जो देख पा रहे हो, ये आपका जीवा तो है, लेकिन ये व्यास कही जाएगी। समझे क्या बात? अच्छा अगर हम कहें यहाँ जो PQ है ये जीवा तो है, लेकिन इसको व्यास भी कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम कहें यहाँ पे जो MN है, ये जो MN है, ठीक है, ये जीवा तो है लेकिन इसको व्यास भी कहा जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बात? मतलब ऐसी कोई भी रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता हो, समझ पा रहे हैं क्या, और वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता हो, उसको हम व्यास कहेंगे। लेकिन जीवा के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है भाई साहब कि वो केंद्र से गुजरे या केंद्र से बाहर गुजरे। इतना मात्र कंडीशन है जीवा के लिए कि भाई साहब सरकमफ्रेंस पर मौजूद कोई भी दो पॉइंट यार उसको मिला दो, जो रेखाखंड मिलेगा वही है जीवा। लेकिन वो रेखाखंड केंद्र से होकर गुजर गया तो उसको आप क्या बोलेंगे? व्यास। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा मैं अगर कहूं कि जैसे कि जी और एफ को मिलाया, ठीक है, एक रेखाखंड मिला, साथ के साथ ये रेखाखंड सेंटर से पास हो रहा है क्या, तो आप बोल सकते हैं जो जी एफ है ना, ये भी व्यास कही जाएगी। क्या कही जाएगी? व्यास कही जाएगी। ठीक उसी तरह अगर मैंने कहा सी और जे को मिलाओ, तो सर ये सी और जे को मिलाने से ये सेंटर से पास हो रहा है, तो आप कहेंगे सी जे, ये भी व्यास का काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है ना, जीवा तो है लेकिन सेंटर से पास होने की वजह से व्यास भी कहा जाएगा इस सीजे को। यही बात है। इधर देखो मैंने कहा कि हम u को v से मिलाते हैं लाइक दिस, तो सर ये सेंटर से पास हुआ तो u v ये क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे कि सर ये तो व्यास है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। मैंने कहा कि आप r को y से मिलाओ, तो सर ये ry, ये भी तो व्यास कही जाएगी ना। जीवाएं तो है लेकिन सेंटर से गुजरने के कारण व्यास भी कहा जाएगा। अब देखो अगर मैंने कहा यहां पर कि आप इस k को v से मिलाइए, k को v से मिलाइए, तो आप बोलेंगे सर ये के वी सेंटर से पास होने की वजह से इसको हम व्यास कहेंगे। जीवा तो है लेकिन व्यास भी कहा जाएगा। मैंने कहा कि आप इस एल को यू से मिलाइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो एल यू है ये भी तो व्यास कही जाएगी। यहाँ पे जो एल यू है ये जीवा तो है लेकिन व्यास भी कही जाएगी क्योंकि सेंटर से गुजरा है ये, ठीक है। तो ये सब कंसेप्चुअल बातें हैं जो आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो बात मैं बताने जा रहा हूं यहां से बिल्कुल वन लाइनर सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम एसएससी हो, रेलवे, व्यापम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। देखिए अगर मैं कहूं वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, तो सेम डायग्राम है यहाँ पे वृत्त की परिधि, वृत्त के सरकमफ्रेंस पर मौजूद बहुत सारे बिंदु है।
तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कह सकता हूं, 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 कह सकता हूं कि नहीं? वैसे ही इधर देखो, ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं, ये। वैसे ही इधर देखिए, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, वृत्त के सरकमफ्रेंस पर मौजूद कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया। ठीक है, तो ये जो दूरी है, वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेंटर की तरफ जाने पे बढ़ रहा है क्या, और सेंटर से दूर जाने पे कम हो रहा है। अरे ये वृत्त का सेंटर है ना भाई साहब, जिसको हम कहते हैं ओ। ठीक है जी, तो सेंटर की तरफ जाने से दूरी बढ़ रहा है और सेंटर से दूर जाने पर दूरी कम हो रहा है, हाँ कि ना? वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेंटर की तरफ जाने पर बढ़ रहा है और सेंटर से दूर जाने पर कम हो रहा है। सेंटर की तरफ जाने पर दूरी बढ़ रहा है, सेंटर से दूर जाने पर दूरी कम हो रहा है। ये बात चमका। तो मैं अगर ये कहूं, वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी, तो भाई साहब सेंटर पे देखने को मिलेगा क्या? समझ पा रहे हैं क्या? ये जी, अच्छा, ये और ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं क्या? हाँ सर। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी कहें तो ये हमेशा वृत्त के व्यास के बराबर होगा, और वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r के बराबर होता है, त्रिज्या की दुगुनी। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगुना। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगुना। समझ गया क्या बात? अच्छा, तो अगर मैं ये कहूं कि भाई साहब जीवा एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त के परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, तो ये अगर व्यास है, ए बी अगर व्यास है, तो ए बी जीवा भी कही जाएगी। हाँ सर, बात तो सही है। ठीक है, तो जीवा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये अधिकतम लंबाई की जीवा होगी क्या? ए बी। हाँ सर, यहाँ पे जो पी क्यू है ये अधिकतम लंबाई की जीवा होगी क्या? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो एम एन है ये भी अधिकतम लंबाई की जीवा होगी, बोलेंगे? ठीक है, तो मैंने कहा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास के बराबर होगा क्या? सुपर। अरे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से पास होगा? केंद्र से पास होगा, सेंटर से पास होगा, और ऐसे जीवा को हम व्यास भी तो बोलते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए वृत्त का व्यास बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। समझे क्या बात? लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एंड साथ के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ये दोनों बातें आप एकदम जहन में बिठा लीजिए, खोपड़ी में बिठा लीजिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और डायरेक्ट सवाल भी, वन लाइनर सवाल, थ्योरेटिकल सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये अच्छे से कनेक्ट हुआ होगा। ओके, चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वृत्त के अंदर सभी जीवाएं व्यास नहीं हो सकते हैं। एक वृत्त के अंदर सभी व्यास जीवाएं होंगे, और ऐसे जीवाएं उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवाएं कही जाएगी। सर इस बात पे थोड़ा और प्रकाश डालिए। तो आइए, मैंने कहा यहाँ पे कि CD ये क्या है? जीवा है। अच्छा, EF ये भी जीवा है। अच्छा, GH सर ये भी जीवा है। IJ ये भी जीवा है। लेकिन डियर, अगर मैं AB कहूं तो आप बोलेंगे सर ये जीवा तो है, लेकिन ये व्यास भी कही जाएगी। तो अगर हम ये कहें कि वृत्त के अंदर क्या सभी जीवाएं व्यास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, बात तो सही है। तो यहाँ जो CD है, EF है, GH है, IJ, ठीक है, इसमें जी ये सिर्फ जीवाएं कही जाएगी, व्यास नहीं कहे जा सकते। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो AB है ये क्या कही जाएगी? व्यास कही जाएगी। और इसी व्यास को हम अधिकतम लंबाई वाला जीवा कहते हैं क्या? वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा कहते हैं क्या? तो एक वृत्त के अंदर सभी व्यास, जितना भी व्यास आप बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा GF, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा E से J कर सकता हूं क्या? नहीं, E से H, ठीक है। तो
जी एफ कहा मैंने, अच्छा, फिर साथ के साथ ई एच कहा। तो ये सब क्या है, व्यास तो है, लेकिन व्यास के साथ साथ क्या इसको मैं जीवा कह सकता हूं? यस, लेकिन ये ऐसी जीवा है, अधिकतम लंबाई वाला जीवा, वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा। तो एक वृत्त के अंदर जितने भी व्यास आप खींचोगे बच्चा, ये है व्यास, ये है व्यास, ये है, ऐसे बहुत सारे व्यास हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी व्यास होंगे सभी व्यास जीवाएं होंगे, ऐसे जीवाएं उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवाएं कही जाएगी। वैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई ये सब क्या है, जीवाएं हैं, लेकिन जो पी क्यू है ये व्यास है भाई साहब, ठीक है। वैसे इधर आप देखेंगे तो के एल पी आर क्यू टी यू वी ये सब क्या है, जीवाएं हैं, लेकिन अगर मैं यहीं पे एम एन कहूं तो ये क्या है, व्यास है। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन अगर मैं इसको जीवा के फॉर्म में रीड करूं, ये जो एम एन है ये जीवा तो है, लेकिन इस वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा कही जाएगी, जिसको मैं कह रहा हूं व्यास। समझ पा रहे हैं क्या? इस वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा कही जाएगी यहाँ पे ये जो पी क्यू है, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूं व्यास। यहां भी आप बहुत सारे व्यास खींच सकते हो, मैंने कहा जैसे कि आर वाई, ठीक है सर। अच्छा, मैंने कहा जैसे कि यहाँ पे वी यू या फिर यू वी, समझ पा रहे हैं क्या? इधर देख सकते हो जैसे मैंने कहा के वी, ठीक है सर, ये भी व्यास है, जिसको हम कहेंगे इस वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा जैसे कि एल यू, अच्छा एल यू। तो अगर हम कहें कि एक वृत्त के अंदर कितने त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं, समझ चुके हैं सर, अनगिनत त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं। वैसे ही कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं, अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। वैसे ही एक वृत्त के अंदर कितने जीवाएं खींचे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर अनगिनत जीवाएं खींचे जा सकते हैं। अगर मैं कहूं एक वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवाएं जिसको हम कहते हैं व्यास, तो व्यास अगर अनंत खींचे जा सकते हैं, तो जो सबसे बड़ी जीवाएं हैं उसकी संख्या भी तो अनंत होंगे ना। सब तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया आपको, त्रिज्या, व्यास, जीवा, बेहतरीन तरीके से। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको और किसी भी तरह का डाउट हो सकता है। जरूर आप अपना कमेंट बॉक्स में फीलिंग शेयर करिएगा, ओके। देखिए दोस्तों, कुछ वन लाइनर प्रॉपर्टी है जो आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ दिए जाते हैं, वन लाइनर सवाल, थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल, जैसे कि किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को दो समान भागों में विभक्त करता है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स दैट सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे कि आप देखेंगे कि ये सर्कल है, वृत्त कही जाएगी, इस सर्कल की त्रिज्या है r और ये r, तो इस तरह से त्रिज्या का दो गुना कहेंगे तो डायमीटर के बराबर होता है क्या, जिसको हम व्यास कहेंगे। तो आप बोलेंगे ए से बी ये इस सर्कल का व्यास है, और इस पूरे सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस पूरे वृत्त को दो आधे आधे भाग में डिवाइड करेंगे, इसलिए मैं कहूंगा अर्धवृत्त है ये भी अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब सेमी सर्कल, ठीक है जी। इसी में आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं क्या कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास के बराबर होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त को दो समान भागों में विभक्त करता है, हाँ कि ना? ऐसा आप कह सकते हैं। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स दैट सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। लेकिन जस्ट हम एक जीवा की बात करें, ठीक है, जो व्यास नहीं है, तो वो किस तरह के विभाजित करेंगे दिए गए सर्कल को। तो इधर आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। वृत्त खंड का मतलब होता है सर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, समझे क्या बात? तो अ कॉर्ड डिवाइड्स दैट सर्कल इनटू टू सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक। तो अगर हम कहें कि ये है AB और इस AB को मैं कह रहा हूं जीवा, क्या ये AB व्यास है? नहीं, ये सिर्फ जीवा है। अगर ये सेंटर से पास होता तो फिर क्या कहते हैं सर, ये तो व्यास बन जाता, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ जीवा है, AB क्या है, जीवा है, जो दिए गए वृत्त को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। सेगमेंट का मतलब होता है सर वृत्तखंड। तो एक तो बड़ा वाला खंड होगा और एक छोटा वाला खंड, तो दीर्घवृत्त खंड जिसको हम कहेंगे सर मेजर, ठीक है, मेजर सेगमेंट, ओके।
और जो छोटा वाला सेगमेंट है उसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड या फिर माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, समझ पा रहे हैं क्या? अगर यही जीवा केंद्र से पास होता, सेंटर से पास होता, तो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाती, मतलब व्यास हो जाता। और व्यास हो जाता तो क्या बोलते आप कि किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को दो समान भागों में विभक्त करता है। ठीक है, ये अगर वृत्त है तो भाई इसके दो समान भाग क्या होंगे बताएंगे? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। समझे क्या? आधा आधा। तो यहाँ पे जो AB है वो वृत्त का व्यास है, यहाँ पर जो AB है वो वृत्त की जीवा है। समझे? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। आने वाले समय में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपके लिए। अगर हम कहें कि ये एक वृत्त है तो O से A रेडियस होगा, O से B रेडियस। यही वृत्त यहां पर भी है, मतलब O से A रेडियस होगा, O से B रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या जी। तो देखिए, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण समकोण के बराबर होगा, मतलब 90 डिग्री के बराबर होगा। समकोण का मतलब 90 डिग्री। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब समकोण और समकोण का मतलब 90 डिग्री। अगर मैंने कहा कि भाई साहब A से B मतलब त्रिज्या का दो गुना, A से B त्रिज्या का दो गुना व्यास कहलाता है क्या? तो ये A से B क्या हो जाएगा? मेरा व्यास। अच्छा, अब परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पर मौजूद बिंदु कहें तो इस व्यास के ऊपर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि CDE, ऐसे बहुत सारे और बिंदु हो सकते हैं इस व्यास के ऊपर। यहाँ पे व्यास के नीचे कहें तो भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जो परिधि पर मौजूद हो, सरकमफ्रेंस पर मौजूद हो, जैसे कि PQR। ठीक है, तो इस तरह से सरकमफ्रेंस पर मौजूद बिंदु है CDE PQR। इसको हम मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? व्यास के जो अंत बिंदु AB है, व्यास के जो एंड पॉइंट्स A एंड B है। ठीक है, तो परिधि पर स्थित बिंदु पर हमेशा समकोण देखने को मिलेगा, 90 डिग्री देखने को मिलेगा। जैसे कि A को मिलाओ आप C से और B को मिलाओ आप C से, तो कुल मिला के यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है वो राइट एंगल होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं क्या बात? ठीक उसी तरह अगर मैं कहूं कि A को मिलाओ आप D से, ठीक है, B को मिलाओ आप D से, इस तरह से, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। ठीक उसी तरह मैंने कहा कि A को मिलाओ E से लाइक दिस और B को मिलाओ E से लाइक दिस, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, समकोण बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या? वैसे अब यहाँ पर बात कर लो यार, मैंने व्यास के ऊपर बात किया परिधि पर मौजूद बहुत सारे बिंदु, वैसे व्यास के नीचे परिधि पर मौजूद बहुत सारे बिंदु। ठीक है, जैसे कि PQR में देख लो, तो आप बोलेंगे A को मिलाएंगे P से, B को मिलाएंगे P से, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। ठीक उसी तरह मैंने कहा A को मिलाओ आप Q से और B को मिलाओ आप Q से, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ये समकोण होगा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक उसी तरह मैंने कहा A को मिलाया R से, अच्छा, फिर B को मिलाया R से, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा? 90 डिग्री, समकोण बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसी को मैं दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकता हूं क्या? देखना, मैंने कहा ये एक वृत्त है, ठीक, ये वृत्त का सेंटर है सर। अच्छा, अब देखो एक त्रिभुज इस तरह से है, मैंने क्या कहा? एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल इस तरह से है जिसका एक वर्टेक्स या फिर मैं कहूं जिसका एक शीर्ष कहां पे हो? सरकमफ्रेंस पर हो, जैसे कि वो शीर्ष है C। ठीक है, और उस त्रिभुज का जो एक भुजा है, एक साइड है, वो क्या है? व्यास के बराबर ये। ठीक है, तो जो त्रिभुज बनेगा, ये जो त्रिभुज बनेगा बच्चा, ये हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे जो व्यास कहा मैंने AB, ठीक है, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर आप कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसको आप क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ध्यान रहेगा ये बात। अच्छा, अब देखो एक सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है ये, एसएससी CHSL 2024 में पूछे गए सवाल है। वृत्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ सर्कल?
ठीक है। तो सर्कल के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? तो देखना यहाँ पे जैसे मैं ऑप्शन डी के बारे में बात करूं तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष एक वृत्त पर हो और एक भुजा उसका व्यास हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, आप एक वृत्त बनाइए, अच्छा ये वृत्त का सेंटर है, अच्छा अब त्रिभुज की बात करिए, ट्रायंगल की बात करिए। मैंने कहा कि अगर उस ट्रायंगल का एक शीर्ष यहाँ पे हो, जैसे कि ये शीर्ष दी हुआ, ठीक है, और इस ट्रायंगल का एक भुजा व्यास के बराबर हो, जैसे कि मैंने कहा ये भुजा ए बी है, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ना ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस ऑन अ सर्कल एंड वन साइड एज इट्स डायमीटर इज राइट एंगल ट्रायंगल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो हमको सत्य वाले को नहीं बताना है, हमको बताना है जो सत्य नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अब देखो ऑप्शन सी की बात करें तो किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट। चेक करके देखो, मैंने कहा कि भाई साहब सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई आर, परिधि जी, अच्छा त्रिज्या कहे तो आर, ठीक, दोनों को आप आपस में डिवाइड करेंगे, रेशियो पता करना है ना, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा सर, यहां बचेगा 2 पाई। तो अगर मैं कहूं 2 के बारे में तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बदलने वाले हैं क्या? नहीं। अच्छा ये पाई ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, बदलने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नियत रहने वाले हैं। मतलब ये जो 2 पाई है, ये रेशियो निकालने के बाद ये जो 2 पाई आया है ना सर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। कैसा है? कांस्टेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। मुझे जो सत्य नहीं है वो चेक करना है क्या? अच्छा जैसे कि अब ऑप्शन ए को देखो जरा, ऑप्शन ए क्या कहता है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, मतलब हम इसको व्यास कहते हैं क्या बच्चा? अरे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई इसको हम कहेंगे व्यास, है ना भाई? तो सब ऑप्शन क्या कहता है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या से 2 गुनी होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम व्यास की बात करेंगे, डायमीटर की बात करेंगे तो ये त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो जो ऑप्शन ए है ये भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमको बताना है जो सत्य नहीं है। तो एक ही तो ऑप्शन बच गया भाई साहब जो असत्य होना चाहिए, ठीक है जी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बोलेंगे तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। समझे क्या? अच्छा चेक करके देखें क्या, यदि किसी तल में, तल का मतलब क्या होता है सर? प्लेन। जैसे कि ये जो बोर्ड का स्क्रीन है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं ये प्लेन है, ये तल है, ठीक है। यदि किसी तल में कोई 3 बिंदु दिए गए हैं तो वृत्त सदैव इन बिंदुओं से होकर गुजरेगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं भाई। जैसे मैंने कहा कि मान लो यहां पे ये इस तरह से 3 बिंदु है, अब सर्कल बनाओ, ठीक है। इस तल में, इस प्लेन में ऐसे 3 बिंदु माना मैंने, अब चलो मैंने सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, तो ये वाला बिंदु तो रह गया, हाँ कि ना? ये सर्कल इस वाले बिंदु से गुजर पाया क्या? नहीं। मैंने कहा कि चलो इस तरह से कोई बिंदु है, 3 बिंदु है इस तल में, इस प्लेन में, ठीक है। अब चलो सर्कल बनाओ, तो कोई जरूरी है क्या, कोई जरूरी है क्या कि ये जो तीनों बिंदुओं से गुजरे ये वृत्त? नहीं ना भाई, कोई जरूरी नहीं है। हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि गुजर भी जाए, जैसे कि ये इस तरह से मैंने वृत्त बनाया, तीनों बिंदुओं से होकर गुजरे, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी है क्या? नहीं है भाई, ठीक है। तो इस तरह से जो सत्य नहीं है वो आंसर करना था। तो भाई साहब ये जो ऑप्शन बी है ये असत्य है, सत्य नहीं है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सर्कल का डे 1 क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी ने ये क्लास एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीलिंग जरूर शेयर किया करें, और साथ के साथ जितने भी ग्रुप्स में आप कनेक्टेड होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, जहां भी जिस तरह से भी आप कनेक्टेड होंगे, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्कल का जो डे 2 क्लास आने वाला है उसमें हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एरिया से रिलेटेड, जैसे कि मैं कहूं सेक्टर ऑफ सर्कल,
ठीक है, जिसको हम कहते हैं वृत्त का त्रिज्याखंड। तो जब हम सेक्टर ऑफ सर्कल बात करेंगे ना, तो वहां पे फिर सेमी सर्कल पिक्चर में आएगा, क्वार्टर सर्कल पिक्चर में आएगा। तो उन सब के एरिया से रिलेटेड हम सवाल भी सॉल्व करेंगे। साथ के साथ वृत्त के जो चाप होते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्क, आर्क ऑफ अ सर्कल, तो चाप की लंबाई से रिलेटेड भी अलग अलग वैरायटी के सवाल। तो हम लोग ना लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सवाल, जो कि ऑलरेडी 2024 में पूछे गए सवाल होंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सारे सवालों का एनालिसिस भी करेंगे। तो आपको मजा आएगा। डे 2 क्लास का आप जरूर वेट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।